मॉर्निंग बच्चों, मैं अभिषेक अवस्थी आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है और इसे आप वेल नोन जानते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, इंटरमीडिएट में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके सवाल आते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशंस की बात आज हम करने जा रहे हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन जिसको आप डुअल मैटर इक्वेशन या डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की द्वैतिक प्रकृति या पदार्थ की द्वैतिक प्रकृति के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। द्वैतिक यानी डुअल कैरेक्टर। क्या है डुअल कैरेक्टर? किसी भी कण के पास तरंग और उसके पदार्थ का गुण पाया जाता है। तरंग और पदार्थ का गुण कैसे पाया जाता है, इसके बारे में डी ब्रोगली ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बताई थी, उसको भी हम लिख के देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली इक्वेशंस के बारे में अगर हमको लिखना है तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी लिखा जाता है। v की जगह आप c भी लिख सकते हैं और h अपॉन p भी लिखा जाता है। p मोमेंटम है यानी संवेग है, और संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग के। वेलोसिटी इनटू मास इज इक्वल टू मोमेंटम। संवेग की बात हो रही है। यहाँ पर h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है तो प्लांक कांस्टेंट ले रहे हैं। लैम्डा यहाँ पर वेव लेंथ है, और वेव लेंथ मान लिया इलेक्ट्रॉन है, कोई पार्टिकल है तो वेव लेंथ पार्टिकल की होगी। वेव लेंथ या उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये मास है, और ये वेलोसिटी भी है, ये वेलोसिटी दी है आपको, और ये प्लांक कांस्टेंट। तो इस तरीके से उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv या h अपॉन p। इस इक्वेशन की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के डुअल कैरेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये डी ब्रोगली इक्वेशन बेस्ड किस पर है? तो प्लांक इक्वेशन पर प्लांक कांस्टेंट लिया जा रहा है, तो प्लांक थ्योरी पर बेस्ड है, और साथ ही साथ आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशनशिप पर बेस्ड है। किस तरीके से बेस है, इसकी डेरिवेशन हम करके देखते हैं। सबसे पहली बात, डी ब्रोगली का पूरा नाम लुइस डी ब्रोगली था, और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने 1924 में 1924 में दिया था। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं, इसके डेरिवेशन करके देखते हैं, इसके प्रॉपर्टी फिनोमेना देखते हैं, इसके एकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं, तब इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हम सही से जान पाएंगे। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। इसको मैं रफ किए देता हूँ। अभी एक क्वेश्चन जब आएगी तो आप इस क्वेश्चन को फिर लिख लीजिएगा। अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। डेरिवेशन, तो चलिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं। वी नो दैट प्लांक इक्वेशन या प्लांक कांस्टेंट क्या है? E इज इक्वल टू h इंटू न्यू। इक्वेशन नंबर 1। अब E आप जानते हैं एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, h प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू वहां पर फ्रीक्वेंसी किसी भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी या तरंग की फ्रीक्वेंसी, या पार्टिकल तो है नहीं, तरंग की फ्रीक्वेंसी। अब तरंग कौन सी है? फोटॉन। एनर्जी सन से जो आती है या किसी भी एनर्जी सोर्स से जो एनर्जी आती है वो फोटॉन्स के बंडल होते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स या बंडल ऑफ एनर्जी होती है, उसको फोटॉन्स कहा जाता है। उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति को ही लिखा जाता है। अब उसके बाद हमको पता है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या है? मास एनर्जी रिलेशनशिप E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? h न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा mc स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अगेन वी नो दैट क्या हो जाएगा? न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा। c अपॉन लैम्डा होता है, तो c अपॉन लैम्डा इक्वेशन नंबर आप 4 कर दे। नाउ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ रख दीजिए। वैल्यू न्यू की जगह
सी अपान लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, या फिर लैम्डा को उधर ले जाइए तो एम सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एच सी अपान एम सी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। एक सी से कट गया सी तो बच गया लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम सी, आर एच इक्वल टू एम वी, चाहे एम वी कहो चाहे एम सी कहो। और मैंने अभी बताया वेक्टर मोमेंटम यानी संवेग बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, देन क्या बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। तो ये इक्वेशन यहाँ मिल गई, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम सी, आर एम एच अपान एम वी और लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। इस तरीके से आप डी ब्रोगली इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। इस एनर्जी रिलेशनशिप और इस प्लैंक कांस्टेंट से आपने ये कॉन्सेप्ट निकाल लिया है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके डेरिवेशन का चमक रहा होगा तो चलिए अब ले लीजिए। ठीक है, आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये हमको क्या बताता है, यहाँ पर हमको डुअल कैरेक्टर बता रहा है। यहाँ से देखिए कि किसी भी पार्टिकल के पास मास है और उसकी अपनी वेवलेंथ है, यानी दे हैव दिस पार्टिकल कंसिस्ट बोथ काइंड्स ऑफ कैरेक्टर, दैट इज मास कैरेक्टर एंड वेव कैरेक्टर। मास, उसका पर्टिकुलर मास है, उसके पास अपना वेट है और साथ ही साथ उसमें वेव का कैरेक्टर है, वेव लेंथ पाई जा रही है, तो वो वेव की तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में और यहाँ पर मैटर की वेव में, मैटर वेव में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक दोनों प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी ई कैरेक्टर भी होता है और एच कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर इक्वल फॉर्म में वहां पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो एनर्जी पार्ट मैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ पर रहता है और ना ही इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर यहाँ पर आपस में कंबाइंड फॉर्म में रहता है। और इसके साथ साथ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वो सोर्स से रेडिएट होती हैं, निकलती हैं इस, और लेकिन यहाँ पर ये निकलती नहीं है, ये उसके चक्कर के कारण, उसके चलने के कारण पैदा होती हैं। ये कहीं वहाँ से स्टिमेट नहीं होती, वहाँ स्क्रीट नहीं होती, वहाँ से निकलती नहीं है, जबकि ये स्टेबल रहती हैं। वहाँ पर केवल पार्टिकल्स के चलने के कारण ही वेव मैटर या मैटर वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं वो उनकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, वो एक तरीके से एक समान वेग के साथ चलती हैं। लेकिन ये मैटर के बदलने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ मास बदलेगा तो मैटर के बदलने के साथ मैटर वेव का जो मान होता है वो बदलता रहता है। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा, प्रोटॉन के लिए अलग होगा, किसी ईंटे के लिए उसका मास बढ़ जाएगा तो उसके लिए अलग होगा। इस तरीके से मास के बदलने के साथ साथ उसके वेव लेंथ में भी परिवर्तन आता रहता है। तो यहाँ मैटर वेव जो है, पदार्थ तरंगे हैं, वो बदलती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरीके से आपने जाना। अब ये जो मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट था इसको प्रूफ किया गया था बाद में। प्रूफ कैसे किया गया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए 1927 में एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस किया गया जैमर और डेविंसन द्वारा। उन्होंने निकाला एक फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन वेव को निकाला। चलिए हम बना के दिखाते हैं, इसको रफ किए देते हैं।
आप यहाँ देख रहे हैं कि सोर्स से इलेक्ट्रॉन बीम को निकाला जा रहा है। यहाँ पर ऑसिलेटर लगे हुए हैं, ये तेजी से इसकी गति को बढ़ा देंगे इलेक्ट्रॉन बीम की, और ये सीधे Ni मेटल से टकराता है और इसका डिफ्रैक्शन होता है, और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम सीधे जाके इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पर आकर जुड़ जाती है, जिसे इस डिटेक्टर से जब इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से टकराती है तो हमें पता चलता है कि उसकी वेवलेंथ क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि सोर्स से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है जिसको ऑसिलेशन दिया जा रहा है, ऑसिलेटर यहाँ पर लगे हुए हैं, ये तेजी से जाती है, निकल की प्लेट पर टकराती है और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो बीम है वो सीधे इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पर आ जाती है। अब इस इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पर हमें उसकी वेवलेंथ लैम्डा प्राप्त होती है, ये लैम्डा, और इस लैम्डा को हम उसके मैथमेटिकल इक्वेशन H/mv या mc में रखते हैं। अब क्या रखते हैं, लैम्डा अगर हमें निकालना है तो H प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होती है, कितनी होती है 6.6 × 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा 9.108 × 10⁻31 काहे में दिया रहता है ये वैल्यू, किलोग्राम में, और v वेलोसिटी कितनी होती है इसकी 2.19 × 10⁻6 काहे में होती है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड में। ये वैल्यू जब यहाँ पर रखी जाएगी तो निकल के आएगा 6.6 × 10⁻34 अपान m 9.108 × 10⁻31 इंटू 2.19 × 10⁻6। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा 3.32 × 10⁻10 मीटर। अब ये जो वेवलेंथ निकल के आ रही है ये 3.32 × 10⁻10, यही यहाँ पर देखी जाती है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है, इसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स की, वो यही निकल के आती है जो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन से निकाली। तो डेविंसन और जैमर ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये एक्सप्लेन कर दिया कि इनकी जो वेवलेंथ निकल रही है, जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की निकलती है, वो उसके थ्योरेटिकल वैल्यू से एग्जैक्ट मेल खाती है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो डेरिवेशन है डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर यानी डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू H/mc, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मैथमेटिकल एविडेंस भी यही कहता है कि इसकी जो वेवलेंथ निकल के आती है 3.32 × 10⁻10 है। तो अब इसके यूजेस क्या हुए, इसके यूजेस की बात करें, इसको पहले आप चाहे तो लिख लें। बना लीजिए अगर आपको बनाना है। ये ऑसिलेटेड इलेक्ट्रॉन है, तेजी से जा रहे हैं। बना लिया आपने, ठीक। तो अब इसको हम रफ कर देते हैं, यहां पर इसको रफ किए देते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इस डी ब्रॉगली इक्वेशन का यूज क्या है, कैसे डी ब्रॉगली इक्वेशंस को आप एकोमोडेट कर सकते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल से। तो बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, बोहर एटॉमिक मॉडल कहता है MBr इज इक्वल टू NH/2π। n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सेल है 1 2 3 4, m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस ऑफ द सेल है, रेडियस है, r रेडियस है, यहाँ पर पार्टिकल है तो ये इसका मास होगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी v, h आपने पता है प्लांक कांस्टेंट दिया हुआ है, और 2π उसके एंगुलर मोमेंटम लैम्डा वो H/2π यहाँ पर उसके
एंगुलर मोमेंटम का पूर्ण गुणज होता है, उसके बराबर उसका पूर्ण गुणित मान होता है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम mvr। तो अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। आपने ये लिख दिया। अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें, इसको एडजस्ट करके लिखना चाहें, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पर mv को नीचे ले आए, 2 पाई को ले जाएं, तो हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू n h/m इंटू v। ये आपने देखा, इक्वेशन नंबर मान लिया इसको 1। अगेन we know that de Broglie equation, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है? डी ब्रॉगली इक्वेशन आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ी, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू v, इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। यानी एक इलेक्ट्रॉन की जो तरंग है, एक इलेक्ट्रॉन की तरंग को बोर कक्षा में केवल उस समय संवेशित किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, जब उसकी परिधि इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य का एक इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी उसका पूर्ण गुणित मान हो। जब इस तरीके से पूर्ण गुणित मान होगा, एक इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, तभी यहाँ पर किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों को डाला जा सकता है। अगर वहां पर इंटीग्रल वैल्यू इसका पूर्ण गुणित मान नहीं निकल के आ रहा है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं निकल के आ रही है, तो ये जान लीजिए कि उस सेल में इलेक्ट्रॉनों को भरा नहीं जा सकता, उसमें इलेक्ट्रॉनों को डाला नहीं जा सकता है। तो ये बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के तरंग का समावेशन यानी एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन डी ब्रॉगली ऑर्बिट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन भरा जा सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आपको ऑप्शन खुला हुआ है, आप उस कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डालिए कि क्या समस्या है इसके डेरिवेशन में, आपको मैं फिर से समझाऊंगा अगर कोई दिक्कत है। ये आसानी से समझ लीजिए कि किसी भी पार्टिकल के पास डुअल कैरेक्टर यानी दो गुण होते हैं, द्वैतिक प्रकृति होती है, और वो द्वैतिक प्रकृति को डी ब्रॉगली ने 1924 में आसानी से एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ आवर या उसके एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन को सिद्ध किया था प्लांक और आइंस्टीन द्वारा, और बाद में उस थ्योरेटिकल इक्वेशंस को, जो मैथमेटिकल थ्योरेटिकल इक्वेशन थी, उसको प्रैक्टिकली डेविएशन और जैमर ने 1927 में ये बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम को अगर निकल के ऊपर डाला जाता है और उसके स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में रखा जाता है, तो जो उसकी वेवलेंथ मिलती है इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम की, वही थ्योरेटिकल वैल्यू 3.326 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। एग्जैक्ट वही वैल्यू निकल के आती है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू दी गई है, जो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है, वही उसके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के बराबर मान निकल के आता है। और इस डी ब्रॉगली के इक्वेशन को एकोमोडेट किया जाता है बोहर के ऑर्बिट से, और बताया जाता है कि किन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है जिनकी इंटीग्रल वैल्यू 2 पाई r = n लैम्डा के बराबर हो। इस तरीके से आप आसानी से पूरी डी ब्रॉगली के इक्वेशन को समझ सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। और मैं अभिषेक अवस्थी आपसे फिर से कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमसे बताइए, और फॉरगेट नॉट, क्या नहीं भूलना है, नोटिफिकेशन बेल यानी बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशंस को कीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।